नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूएन में गाजा संघर्ष विराम के लिए वोटिंग से दूर रहा भारत। प्रियंका गांधी बोली, हैरान और शर्मिंदा हूं, यह गलत है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि वह इससे स्तब्ध और शर्मिंदा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर मतदान से भारत दूर रहा। उन्होंने यह भी कहा कि जब मानवता के हर कानून को ध्वस्त कर दिया गया है तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना गलत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया जिसमें इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए अपने पोस्ट में महात्मा गांधी के उस कथन का उल्लेख भी किया कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। उन्होंने कहा कि मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारा देश गाजा में संघर्ष विराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मांगा समय तो एथिक्स कमेटी ने कहा 2 नवंबर को पेश हो, तारीख नहीं बढ़ेगी। दरअसल दोस्तों, संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद के आग्रह पर उन्हें 31 अक्टूबर की बजाय 2 नवंबर को सुबह 11 बजे कमेटी के सामने पेश होकर अपने बचाव में तथ्यों को रखने को कहा है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और जय अनंत देहाद्र की गवाही के बाद लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को बुलाया था। महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को पत्र लिखा जिसमें यह बताया गया कि वह अपने संसदीय क्षेत्र में पहले से निर्धारित कार्यक्रमों के कारण 4 नवंबर से पहले दिल्ली नहीं आ सकती, इसलिए उन्होंने समिति को 5 नवंबर के बाद कभी भी पेश होने का समय मांगा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। खड़गे बोले, चुनाव के दौरान पहले कभी छापे नहीं पड़े, भाजपा जो कर रही है वहां वह ठीक नहीं, एक दिन उन्हें भी झेलना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार यानी कि 28 अक्टूबर को विपक्षी पार्टियों के खिलाफ परिवर्तन निर्देशालय ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि हम 50 सालों से राजनीति में हैं, इससे पहले चुनाव के दौरान ईडी के छापे कभी नहीं पड़े। भाजपा कांग्रेस के नेताओं को डराना झुकाना चाहती है, हम डरेंगे नहीं बल्कि मुकाबला करेंगे। भाजपा हमेशा ऐसा करती है, वो जो कर रही है वह ठीक नहीं है, एक दिन भाजपा को भी यह सब झेलना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राजस्थान में भाजपा सीएम अशोक गहलोत का चुनाव खराब कराना चाहती है। दरअसल 2 दिन पहले 26 अक्टूबर को ईडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सिक्कर स्थित घरों पर रेड की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गाजा में हालात बेहद खराब, हमें अपने कर्मचारियों की चिंता, नहीं हो पा रहा संपर्क, डब्ल्यूएचओ चीफ ने की अपील। जी हां दोस्तों, डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का गाजा में अपने कर्मचारियों और हेल्थ फैसिलिटी से संपर्क टूट गया है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख एड्रोस एडनोम घेब्रियेसस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने कर्मचारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं के संपर्क से बाहर है। इतना ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा की स्थिति पर चिंता जाहिर की है और दुनिया के शक्तिशाली देशों से युद्ध विराम के लिए पहल करने की अपील की है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख एड्रोस घेब्रियेसस ने अपने पोस्ट में कहा कि गाजा में भीषण बमबारी की खबरें बेहद दुखद है। ऐसी परिस्थिति में न तो मरीजों को बाहर निकालना संभव है और न ही सुरक्षित आश्रय ढूंढना। ब्लैकआउट के कारण एम्बुलेंसों के लिए घायलों तक पहुंचना भी असंभव हो रहा है। हम अभी भी अपने कर्मचारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं के संपर्क से बाहर हैं, मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन उन सभी से जिनके पास युद्ध विराम के लिए दबाव डालने की ताकत है अपील करता है कि वे अभी कार्यवाही करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत से यूरोप 11 नहीं 7 दिन में पहुंचेगा सामान, लागत भी 30% कम। आईएमईसी कॉरिडोर के तहत सऊदी में 1200 किलोमीटर का ट्रैक बना। जी हां दोस्तों, दिल्ली में G20 समिट के दौरान घोषित हुआ ऐतिहासिक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर रफ्तार पकड़ रहा है। नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या गुजरात के मुद्रा पोर्ट से आईएमईसी रूट से यूरोप में ग्रीस के पिराइसस पोर्ट तक माल पहुंचाने में समय और लागत में कमी आएगी। विशेषज्ञों के अनुसार स्वेज नहर से भेजे जाने वाले माल की तुलना में आईएमईसी से 40% कम समय लगेगा और परिवहन लागत में 30% की कमी आएगी। भारत से माल जहाज और रेल के माध्यम से 7 दिन में यूरोप में ग्रीस के पिपराइस पोर्ट पहुंच जाएगा, जबकि स्विस नहर से इसे अभी लगभग 11 दिन लगते हैं। दोस्तों, इस मेगा प्रोजेक्ट में जलमार्ग से यूएई पहुंचने वाले माल के परिवहन के लिए सऊदी अरब में 1200 किलोमीटर रेल ट्रैक तैयार हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र बीजेपी बोली, अगला चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे। फडणवीस का वीडियो पोस्ट कर डिलीट किया। इसमें डिप्टी सीएम बोले थे, मैं वापस आऊंगा।
आऊंगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र भाजपा ने शनिवार 28 अक्टूबर को कहा कि पार्टी अगला विधानसभा चुनाव शिवसेना अध्यक्ष और राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ेगी। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सीएम चेहरा बनाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 27 अक्टूबर को महाराष्ट्र भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फडणवीस का एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें फडणवीस ने कहा था कि मैं नए महाराष्ट्र के निर्माण के लिए फिर से वापस आऊंगा। इस वीडियो के बाद चर्चा होने लगी थी कि क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फडणवीस को सीएम चेहरा बना सकती है। हालांकि भाजपा ने 2 घंटे बाद ही यह वीडियो डिलीट कर दिया। इसे लेकर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पार्टी के किसी उत्साही कार्यकर्ता ने फडणवीस का पुराना वीडियो शेयर कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रोजगार मेला 2023, प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, 10 लाख नौकरियां देने का है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के माध्यम से हाल ही में भर्ती हुए 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले, एक नौकरी मेले की सफलता और युवाओं के रोजगार पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव पर भी ध्यान खींचा। इस मौके पर मोदी ने कहा कि रोजगार मेले के तहत अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला पहल पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई थी और तब से इसे देश भर में केंद्रीय स्तर पर और भाजपा शासित राज्यों में अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया है। रोजगार मेला देश भर में 37 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इससे विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्ती की सुविधा मिलती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल में 50,000 फिलिस्तीनियों ने ली पनाह, रोटी के टुकड़ों दाल से पेट भर रहे, नहाने पीने के लिए सिर्फ खारा पानी है। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बीच गाजा के अल शिफा अस्पताल में करीब 50,000 बेघर फिलिस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। इनमें से ज्यादातर लोगों के घर हमले में तबाह हो चुके हैं। अल जजीरा के मुताबिक सोलर पावर जनरेटर के भरोसे चल रहा यह अस्पताल किसी भी वक्त बंद हो सकता है। इसके बावजूद फिलिस्तीनियों ने साउथ गाजा जाने की जगह इस अस्पताल में रहने का फैसला किया है। अल शिफा में मैकशिफ्ट टेंट लगाकर रह रहे फिलिस्तीनियों के पास खाना पानी की कमी है। यहाँ दिन की शुरुआत होते ही लोग पानी के पाइप और नल के सामने लाइन लगा लेते हैं। इजराइल ने गाजा में बिजली सप्लाई रोक दी थी, लिहाजा यहाँ लोगों को नल से खारे पानी से ही गुजारा करना पड़ रहा है। खाने के लिए लोगों को डिब्बे में बंद फावा, बीन्स, रोटी और दाल मिलती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इजराइल को तुरंत इस पागलपन को रोक देना चाहिए, युद्ध के बीच भड़के तुर्की के राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। एर्दोगन ने शनिवार को इजराइल की ओर से की जा रही जवाबी कार्रवाई को पागलपन बता दिया। साथ ही उन्होंने गाजा पर हो रहे हमलों को तत्काल बंद करने की अपील भी की है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल और हमास में जारी युद्ध को 3 हफ्ते से अधिक समय हो चुका है। हाल ही के दिनों में इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हमले तेज कर दिए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर पोस्ट किया कि गाजा पर इजरायली बमबारी कल रात तेज हो गई और एक बार फिर महिलाओं, बच्चों और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में इजराइल ने चल रहे मानवीय संकट को और खराब कर दिया है। एर्दोगन ने अपने पोस्ट में कहा कि इजराइल को तुरंत इस पागलपन को रोक देना चाहिए और अपने हमलों को समाप्त करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एक्स ने 2 नए सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किए। बेसिक प्लान के लिए हर महीने 244 और प्रीमियम प्लस के लिए 1300 रुपए देने होंगे। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने 2 नए सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किए हैं। इनमें से एक एड फ्री प्लान है, जिसे कंपनी ने प्रीमियम प्लस नाम दिया है। प्रीमियम प्लस प्लान के लिए यूजर्स को हर महीने 1300 रुपए देना होगा। दूसरा बेसिक प्लान है, इसके लिए यूजर्स को हर महीने 243.75 रुपए देने होंगे। हालांकि दोस्तों, अभी यह दोनों प्लान केवल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा पहले से मौजूद प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान को भी यूजर हर महीने 650 रुपए देकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पायलट की करीबी ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में हुई शामिल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, जयपुर की पूर्व मेयर और सचिन पायलट की करीबी माने जाने वाली ज्योति खंडेलवाल ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया है और वह हो भी गई है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति खंडेलवाल किशनपोल विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतर सकती है। दोस्तों, माना जा रहा है कि किशनपोल विधानसभा सीट के लिए बीजेपी को मजबूत उम्मीदवार की तलाश थी। ज्योति मिर्धा के बाद अब ज्योति खंडेलवाल के बीजेपी में आने से कई समीकरण नए बन रहे हैं। जयपुर में इस फेरबदल के बाद कई सीटों पर जातिगत समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे भी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक हफ्ते में दुगनी हुई प्याज की कीमतें, दिल्ली में 75 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे दाम, नवंबर की शुरुआत में 100 रुपए किलो हो सकती है कीमतें। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पहले टमाटर ने रुलाया और अब प्याज फिर से रुलाने को तैयार हो गया है। दरअसल दोस्तों नवरात्रि के बाद से देश भर में प्याज के दाम अचानक बढ़ने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में बीते एक हफ्ते में प्याज की कीमतों में दुगनी बढ़ोतरी हो गई है। यहाँ अलग अलग बाजारों में प्याज की खुदरा कीमतें 75 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के लासलगांव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी यानी कि एपीएमसी मार्केट में प्याज की थोक कीमतें पिछले 15 दिन में करीब 58 से 60% तक बढ़ गई है। दोस्तों दिल्ली के गाजियाबाद में एक ट्रेडर ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि आज 28 अक्टूबर को दिल्ली में प्याज का दाम 70 रुपए प्रति किलो हो गया है। वहीं दोस्तों सरकार भी अपने बफर स्टॉक को बाहर निकाल रही है ताकि प्याज की कीमतों को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन फिर भी प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी को फिर जान से मारने की धमकी, मेल भेजकर 20 करोड़ मांगे, कहा हमारे पास देश के बेस्ट शूटर्स हैं, एफआईआर हुई दर्ज। जी हां दोस्तों, बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने उन्हें एक ईमेल भेजकर 20 करोड़ रुपए की मांग की है। कहा गया है कि देश के बेस्ट शूटर्स से उनको मरवा देंगे। सूत्रों के मुताबिक अंबानी को यह धमकी गुरुवार को शाम को मिली। ईमेल में लिखा था, इफ यू डोंट गिव अस 20 करोड़ रुपीज वी विल किल यू, वी हैव द बेस्ट शूटर्स इन इंडिया। दोस्तों जैसे ही यह ईमेल उनके सिक्योरिटी इंचार्ज तक पहुंचा तो वे सख्ते में आ गए और उन्होंने तुरंत पुलिस थाने में जाकर इसकी शिकायत कर दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 387 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7 नवंबर को आएगी न्यू जनरेशन रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 बाइक में न्यू डिजाइन, एलईडी हेडलैम्प और फ्यूल टैंक। हीरो एक्स प्लस 404 से होगा मुकाबला। जी हां दोस्तों, रॉयल एनफील्ड ने न्यू जनरेशन हिमालयन 452 की लॉन्च डेट ऑफिशियली कंफर्म कर दी है। कंपनी इस पॉपुलर बाइक को 7 नवंबर को लॉन्च करने वाली है। दरअसल दोस्तों रॉयल एनफील्ड की यह बाइक टेस्टिंग के दौरान कई बार स्पॉट की जा चुकी है। हाल ही में इसका फर्स्ट लुक जारी किया गया था। न्यू जनरेशन हिमालयन पूरी तरह से नई मोटरसाइकिल है, लेकिन कई बार चेंजेस के बावजूद बाइक का ओवरऑल लुक अपने फर्स्ट जनरेशन एडिशन की तरह ही नजर आता है। दोस्तों बाइक को 2.50 लाख रुपए की एक शोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। ये इंडियन मार्केट में KTM 390 एडवेंचर जैसी ADV स्टाइल वाली बाइकों को टक्कर देगी। इसके अलावा हीरो की अपकमिंग बाइक X प्लस X 440 से इसका कड़ा मुकाबला होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया 160 माइक्रोन ऑप्टिकल फाइबर। कंपनी का दावा यह टेलीकम्युनिकेशन के लिए दुनिया का सबसे पतला फाइबर है। जी हां दोस्तों, पुणे बेस्ट ऑप्टिकल और डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड STL ने 160 माइक्रोन ऑप्टिकल फाइबर डेवलप किया है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह टेलीकम्युनिकेशन के लिए दुनिया का सबसे पतला फाइबर केबल है। महाराष्ट्र में STL के सेंटर और एक्सीलेंस में इस इनोवेशन का स्वदेशी रूप से कॉन्सेप्ट तैयार किया गया और इसे डेवलप किया गया है। स्टारलाइट अब इस टेक्नोलॉजी को डेवलप और पेटेंट कराने वाली वर्ल्ड लेवल पर पहली कंपनी बन गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुष्कर्म, लूट और डकैती में नंबर 1 है मुसलमान। बदरुद्दीन अजमल बोले, हम जेल जाने में भी सबसे आगे। जी हां दोस्तों, असम के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने दुष्कर्म, चोरी, लूटपाट और डकैती जैसे अपराधों में मुस्लिमों को नंबर 1 बताया। उन्होंने कहा कि हम जेल जाने में भी नंबर 1 है। बदरुद्दीन ने यह बयान 20 अक्टूबर को असम में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था, जिसके बाद से उनकी आलोचना शुरू हो गई। हालांकि बदरुद्दीन अपने बयान पर कायम रहे। वहीं एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अपने बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। अपराधों में शामिल होने की आदत सीधे तौर पर शिक्षा की कमी से जुड़ी हुई है और मुस्लिम इस वक्त शिक्षा में बहुत पीछे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी प्लेयर्स को 5 माह से सैलरी नहीं मिली। वर्ल्ड कप के दौरान पूर्व कप्तान का सनसनीखेज दावा। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। टीम को पिछले 4 मुकाबलों में लगातार हार का सामना करना पड़ा और 6 मैचों के बाद 2 जीत के साथ टीम के खाते में महज 4 अंक है। चिर प्रतिद्वंदी भारत और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में लचर प्रदर्शन कर हारने के बाद पाकिस्तान टीम को अपने मुल्क में पूर्व क्रिकेटरों और आवाम की तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के बाद इस स्थिति में कुछ बदलाव आया है। दक्षिण
अफ्रीका के खिलाफ कांटे के मुकाबले में हारने के बाद में उनके पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी और रमीज राजा सहित कई पूर्व क्रिकेटरों ने उनकी सराहना की। इस मैच में आखिरी क्षणों में एक एलबीडब्ल्यू का फैसला भी पाकिस्तान टीम के खिलाफ गया। यदि यह निर्णय पाक टीम के पक्ष में जाता तो वह मुकाबले को जीत लेती। वहीं दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जैसे प्रतिष्ठित मुकाबले खेल रही है, लेकिन इसी वक्त पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को पिछले 5 माह से सैलरी तक नहीं मिली है। विकेटकीपर के तौर पर पाकिस्तान के लिए खेल चुके लतीफ ने पीटीवी स्पोर्ट्स पर कहा कि पाकिस्तान के मीडिया में कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन शायद ये झूठी न्यूज़ है। मैं आपको सच्ची खबर दूंगा जिसे दबा कर रखा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हमास ने गाजा के इस बड़े अस्पताल को बनाया आतंक का अड्डा, इजराइल ने पेश किए सबूत। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। गाजा के अल अहली अल अरबी बाप्टिस्ट अस्पताल पर रॉकेट से हमला होता है। इसमें 500 से ज्यादा नागरिक मारे जाते हैं। हमला चूंकि गाजा के अस्पताल पर होता है, इसलिए पूरी दुनिया को लगता है कि इसे इजराइल ने किया है। हर तरफ इस रॉकेट अटैक की आलोचना होती है, वहां यहां तक कि अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी तक इसे शर्मनाक बताते हैं। इसी बीच इजराइल वीडियो सबूत पेश करके यह साबित कर देता है कि यह हमला खुद हमास के आतंकवादियों ने किया है। वो इजराइल की तरफ निशाना बनाकर रॉकेट अटैक करते हैं, लेकिन मिस फायर होने की वजह से अस्पताल पर जा गिरता है। जिन अस्पतालों के लिए दुनिया ने इतनी चिंता दिखाई थी, आज उन्हें हमास आतंक का अड्डा बना चुका है। इजराइल के खिलाफ हमले का संचालन गाजा के एक बड़े अस्पताल से किया जा रहा है और इसके वीडियो ऑडियो सबूत भी इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉक्स ऑफिस पर कंगना की तेजस की धीमी शुरुआत, ओपनिंग डे पर कमाई मात्र 1.25 करोड़ रुपए। विक्रांत मैसी की 12th फेल और सजनी शिंदे को भी दर्शकों ने नकारा। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत की फिल्म तेजस की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर धीमी हुई। फिल्म ने ओपनिंग डे पर सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। ये फिल्म तब रिलीज हुई है जब सिनेमाघरों में साउथ की फिल्में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। यही कारण है कि फिल्म पहले दिन ही कमाई की रफ्तार में पीछे रह गई है। दूसरी तरफ दोस्तों विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल भी उम्मीदों पर खरी साबित नहीं हुई है। पहले दिन फिल्म का कलेक्शन 1 करोड़ रुपए तक रहा। वहीं फिल्म सजनी शिंदे का वायरल वीडियो के ओपनिंग डे कलेक्शन की बात की जाए तो इसने बॉक्स ऑफिस पर 0.15 करोड़ का कलेक्शन किया, यानी कि मात्र 15 लाख का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर इस शुक्रवार रिलीज हुई सभी बॉलीवुड की फिल्मों ने निराशाजनक कमाई की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2 व्हीलर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, ओला कंपनी दे रही है तगड़ा डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, घरेलू बाजार में मौजूद इलेक्ट्रिक कंपनियां फेस्टिवल सीजन में ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए डिस्काउंट ऑफर्स की पेशकश कर रही है। अगर आप भी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इन ऑप्शंस पर आप नजर डाल सकते हैं। दरअसल दोस्तों, दिग्गज इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला फेस्टिवल सीजन में अपने ई स्कूटर पर 24,000 रुपए तक की छूट की पेशकश कर रही है। ऑफर्स के साथ ही ओला S1 Pro 2 जेन की बैटरी पर 5 साल की वारंटी और ओला S1 एयर पर 50 छूट के बाद वारंटी एक्सटेंशन की पेशकश की जा रही है। वहीं पुराने स्कूटर पेट्रोल स्कूटर के बदले ओला खरीदने पर 10,000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है ना दोस्तों। आपके काम की खबर, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल डीजल तो आजकल महंगा होता ही जा रहा है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लेते हैं तो वह आपको काफी सस्ती पड़ जाती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पिछला वनडे वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने जीता था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गुजरा हुआ वनडे का वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने जीता था तो जल्दी से उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।